हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। चलिए दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और शानदार क्लास जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण साबित होगी। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर जुड़ गए हैं तो सबसे पहले इस क्लास को लाइक कर दीजिए, साथ में आपके दोस्तों को शेयर कर दीजिए। इस प्लेटफॉर्म पर आज आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल के बेल आइकन को प्रेस करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले जितने भी इंपोर्टेंट वीडियो लेक्चर हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक शानदार एनर्जी के साथ में हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। धाकड़ नर्सिंग एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक शानदार पॉजिटिव थॉट जो कि आपकी लाइफ में आपको बैठाना है। दोस्तों, सक्सेस डज नॉट कम टू यू, यू गो टू इट। दोस्तों, सफलता एक ऐसी चीज है जो आपके पास डायरेक्ट चलकर नहीं आएगी। आपको सफलता हासिल करनी है तो मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। धीरे धीरे आप उन चीज़ों को हासिल कर पाओगे जो आपने सपना देखा था, जो मुकाम आपने सोचा था, उस तक आप पहुंच पाएंगे। तो सफलता क्या है दोस्तों? आपके पास चलकर नहीं आएगी, आपको चलकर स्वयं जाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अपने सपनों को पूरा करना है तो मेहनत से आपको डरना नहीं है। तो दोस्तों, आज की क्लास आपकी रहने वाली है MCQ से रिलेटेड। तो पहला और शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो है। समय को बर्बाद ना करते हुए हम आज के शानदार क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इसका जवाब निकालने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सबसे पहले हमें वो चीज समझनी है, फिर हम उस आंसर की ओर चलेंगे। क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा, डायरेक्ट आप आंसर की ओर जाएंगे, तुक्का मारेंगे तो आपको नेगेटिव मार्किंग का सामना करना यहाँ पर पड़ सकता है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, नर्स इज असिस्टिंग अ क्लाइंट। तो दोस्तों, आप नर्स हैं, एक रजिस्टर्ड नर्स हैं, ठीक है दोस्तों। इज असिस्टिंग अ क्लाइंट विद डाइवर्टिकुलोसिस। आप एक पेशेंट हैं, डाइवर्टिकुलोसिस, उसको असिस्ट कर रहे हैं टू सेलेक्ट एप्रोप्रिएट फूड। उसको खाना डिसाइड करना है कि आपको कौन सी चीज देनी है। विच फूड शुड बी अवॉइडेड। तो यहां पर आपका एग्जामिनर प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सी चीज है जो मरीज को नहीं देनी है। क्या करनी है? नहीं देनी है। तो इसको अपन देखते हैं। सबसे पहले डाइवर्टिकुलोसिस कंडीशन क्या होती है, इसको जान ले हम सबसे पहले। देखिए दोस्तों, सिस जहां पर कोई से भी टर्म में वर्ड लग जाए इंडिकेट करता है किसको? इन्फेक्शन को। किसको इंडिकेट करता है दोस्तों? इन्फेक्शन को। डाइवर्टिकुलो होता क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। किसका? लार्ज इंटेस्टाइन में अगर इन्फेक्शन हो जाए तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? डाइवर्टिकुलोसिस। अभी इमेज बेस से हम इसको समझेंगे ये कंडीशन होते कैसी है। अब हमको समझ में आ गया, लार्ज इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन है, उस दौरान नर्स को उसको खाना देना है। तो कौन सी चीज है इन निम्न चार में से जो हमें उस पेशेंट को अवॉइड करनी है? तो जानते हैं अपन इनके बारे में। ब्रेन, फ्रेश पीचेज, कुकुम्बर सलाद, ईस्ट रोल्स। तो दोस्तों, इन चारों में से हमें कौन सी चीज है जो अवॉइड करनी है? ब्रेन हम दे सकते हैं, फ्रेश पीचेज हम दे सकते हैं, कुकुम्बर सलाद हम मरीज को नहीं देते हैं। इसका कारण मैं आपको बता देता हूं, ईस्ट रोल। तो दोस्तों, A, B और D, A, B और D ये क्या है? कॉन्स्टिपेशन नहीं कराते हैं मरीज को। क्या नहीं कराते हैं? पहली चीज, इनका सबसे बड़ा फायदा क्या है? ये मरीज में कॉन्स्टिपेशन नहीं कराते हैं। डाइवर्टिकुलोसिस वाले मरीज को सलाद, कुकुम्बर सलाद, सीड्स वाले जिनके फलों के अंदर बीज होता है उनको हम अवॉइड करते हैं क्योंकि ये कॉन्स्टिपेशन कराते हैं। तो कुकुम्बर सलाद क्या है? इसके अंदर सीड्स होते हैं। जो डाइवर्टिकुलोसिस वाले मरीज में इन्फेक्शन पहले से हो रखा है, कॉन्स्टिपेशन और करा देंगे तो कंडीशन और इन्फेक्शन वहां पर बढ़ जाएगा, देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आंसर पहला आपकी स्क्रीन पर शो है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये रही आपकी डाइवर्टिकुलोसिस की कंडीशन। अब हम देखते हैं, ये है आपका सीकम पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट जो लार्ज इंटेस्टाइन को अपने आपस में जोड़ता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं, ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन आपकी इमेज में दे रखी है। तो यहाँ पर हम बात करें, जो इमेज दे रखी है अपेंडिक्स है, इस वाले कॉलोन को असेंडिंग कॉलोन बोलते हैं, ये आपका है ट्रांसवर्स कॉलोन बोलते हैं, और ये आपका पूरा डिसेंडिंग कॉलोन है, और लास्ट में आपका ये जो कॉलोन दिखाई दे रहा है वो है सिग्मोइड कॉलोन। तो दोस्तों, इस लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट में जो आपकी
यहाँ पर ये डाइवर्टिकुला दे रखे हैं, डाइवर्टिकुला, इनमें इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन हो जाने की वजह से ये ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिलती है। इस कंडीशन को बोलते हैं डाइवर्टिकुलोसिस। तो हम यहाँ पर बात करें लार्ज इंटेस्टाइन की कोलोन भाग में इन्फेक्शन होना, कंडीशन दर्शाती है किसको? डाइवर्टिकुलोसिस को। तो इस दौरान हमें कौन सा खाना उसको अवॉइड करना है वो मैंने आपको बता दिया, लोकेशन मैंने आपको बता दी, इन्फेक्शन क्या होता है इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। दूसरा और शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो है, पढ़ते हैं और इसका जवाब जानने की हम प्रयास करते हैं। चलिए दोस्तों, तो दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर शो है, अ क्लाइंट हैज रेक्टल कैंसर। दोस्तों प्रश्न को हमें पढ़ना है और अच्छे से समझना है। रेक्टल कैंसर है, कैंसर है किसका? रेक्टम का, रेक्टम पार्ट का कैंसर मरीज को है, ठीक है। एंड इज शेड्यूल्ड फॉर एब्डोमिनल पेरिनियल रिसेक्शन। एब्डोमिनल पेरिनियल रिसेक्शन कंडीशन क्या होती है दोस्तों? एक सर्जरी है, क्या है? सर्जरी है कैंसर पार्ट को रिमूव करने की। कौन सी की? कैंसर पार्ट को रिमूव करने की। अब हमारा यहाँ पर पेशेंट है रेक्टल कैंसर का, तो हम क्या करेंगे? रेक्टम पार्ट को क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे इंसिजन लगा के, ठीक है। अब ये हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। अब हमें क्या करना है? व्हाट शुड बी द प्रायोरिटी नर्सिंग केयर ड्यूरिंग द पोस्ट ऑप पीरियड। यहाँ पर प्री की पूछ रहा है, मध्य की पूछ रहा है, लास्ट की। तो किसकी पूछ रहा है? पोस्ट ऑप पीरियड की। ऑपरेशन हो चुका है, उसके बाद नर्सिंग की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी? कौन सी केयर की इतनी आवश्यकता है कि मरीज को देनी ही देनी है? इन चार निम्न में से हमको जाननी है। चलिए, डायरेक्ट आपको आंसर नहीं देखना है, जो पूछ रहा है उसी में से देना है। टीचिंग हाउ टू इरिगेट इलियोस्टोमी। दोस्तों बात हम किसकी कर रहे हैं? रेक्टम की। तो इलियम कहाँ से आ गई? इलियम की तो हम बात नहीं कर रहे, इट इज पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इसकी तो सर्जरी ही नहीं हुई है, काट दो इसको। स्टॉपिंग इलेक्ट्रोलाइट लॉस इन द इंसिजनल एरिया। वहां पर इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो गए हैं, क्या उनको रिकवर करने की आवश्यकता है? तो दोस्तों ऑपरेशन हुआ है, यहाँ पर अभी ट्रीटमेंट की बात नहीं चल रही है, इसको भी हम काट देते हैं। एनकरेजिंग हाई फाइबर डाइट। दोस्तों डायरेक्ट ऑपरेशन हुआ है तो क्या आप उसको हाई फाइबर डाइट देना स्टार्ट कर दोगे? डॉक्टर इसको कभी भी प्रिस्क्राइब नहीं करता। फैसिलिटेटिंग पेरिनियल वुंड ड्रेनेज। दोस्तों पकड़ में आ गया है आंसर, आंसर जाएगा आपका डी, फैसिलिटेट पेरिनियल वुंड ड्रेनेज। हम मरीज को ड्रेन लगाएंगे, ड्रेन यूज्ड टू फैसिलिटेट वुंड ड्रेनेज, वुंड ड्रेनेज, वुंड ड्रेनेज। ड्रेन क्या करेगा? जो वुंड के आसपास ड्रेन इकट्ठा हुआ है उसको फैसिलिटेट कर देगा, इन्फेक्शन से बचाएगा। तो दोस्तों हम जैसे ही प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन की बात करें, शेड्यूल्ड एक मरीज था जिसको हमने एब्डोमिनल पेरिनियल रिसेक्शन करके रेक्टम पार्ट को रिमूव कर दिया है, तो उस दौरान वहां पर इन्फेक्शन ना हो इसलिए हम उसे क्या लगाएंगे? ड्रेन लगाएंगे, जिससे आपका जो वुंड है उसका ड्रेनेज पास आउट हो जाए और वहां पर इन्फेक्शन होने का खतरा ना रहे। चलिए, तो ये इमेज आपका दे रखा है एब्डोमिनल रिसेक्शन कैसे हम करते हैं। इसमें आपको इमेज आपकी स्क्रीन पर शो है। कंडीशन क्या है जान लीजिए इसको। इसमें हम क्या करेंगे वही मैंने अभी बताया था, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन। हम जब एब्डोमिनल पेरिनियल रिसेक्शन करते हैं तो इस पार्ट को हम रिमूव कर देते हैं। एनस, रेक्टम, सिग्मोइड कोलन ऑल्सो, ये इसको हम काट के यहाँ पर हम स्टोमा लगा देंगे, ठीक है। तो ये रिमूव्ड द कोलोन, इस पार्ट को, कोलोन पार्ट को हम रिमूव कर देते हैं। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? एब्डोमिनल पेरिनियल रिसेक्शन। यह एक प्रकार की सर्जरी है। चलिए दोस्तों, ये कब करेंगे हम? जब कैंसर जैसी भयानक स्थिति वहां पर बन गई है। चलिए अब यहां पर हम बात करते हैं, तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो है। शानदार और अच्छा प्यारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो है, इसको हम समझते हैं और सॉल्व करने की प्रयास हम करते हैं। चलिए दोस्तों, तो तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, इसको पढ़ते हैं हम, इसकी कंडीशन को जानते हैं। तीसरा क्वेश्चन, चलिए। द नर्स इज परफॉर्मिंग डिस्चार्ज टीचिंग ऑन अ क्लाइंट विथ डाइवर्टिकुलाइटिस। वही दोबारा कंडीशन बन गई है। व्यू हैज बीन प्लेस्ड ऑन लो रफ डाइट। किसकी बात कर रहा है? लो रफ डाइट। विच फूड वुड हैव टू एलिमिनेट फॉर द क्लाइंट। अब बताइए दोस्तों, कौन सा ऐसा बात कह दी यहाँ पर नर्स ने
कि इसमें से एलिमिनेट करने की हमें जरूरत है, मतलब उसे निकालने की जरूरत है। कौन सा खाना है या कौन सी चीज है जो हमें उस पेशेंट को नहीं देनी है। कंडीशन कौन सी है? डायबिटिकुलाइटिस। अभी मैंने आपको बताया। तो रोस्टेड चिकन, नूडल्स, कुक्ड ब्रोकली, कस्टर्ड। तो दोस्तों इसमें भी ये सिंपल आंसर है आपका, रोस्टेड चिकन, नूडल और कस्टर्ड। ये क्या है? गैस फॉर्मिंग फूड नहीं है। क्या है? गैस फॉर्मिंग फूड नहीं है, ना ही ये कॉन्स्टिपेशन कराएंगे। तो हम इस मरीज को ये चीज तो दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन कुक्ड ब्रोकली है वो क्या है? गैस फॉर्मिंग फूड है। मरीज के पेट में गैस फॉर्म करेगी और उसको एबनॉर्मल फील होगा। तो हम उस मरीज को, ये तो आंसर आपके सही है, इनको हम दे सकते हैं, इसको दे सकते हैं, इसको नहीं दे सकते। तो आंसर आपका क्या जाएगा? कुक्ड ब्रोकली, क्योंकि ये गैस फॉर्मिंग फूड है, इसको हमें एलिमिनेट करने की आवश्यकता यहाँ पर है। चलिए, तो 3 क्वेश्चन आपके शानदार यहाँ पर क्लियर हो गए हैं। अगला चौथा क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं और इसको पढ़कर हम इसका जवाब देने का प्रयास हम यहाँ पर करेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो है। द नर्स इज केयरिंग फॉर अ न्यू मदर। एक नर्स है और माँ भी नई है। क्या है? माँ भी अभी नई नई आई है मार्केट में, तो उसकी केयर कर रही है। द मदर आस्क व्हाई हर बेबी हैज लॉस्ट वेट सिंस ही वॉज बोर्न। मेरा बच्चा जिसने जन्म लिया है उसका वजन कुछ समय से कम क्यों हो रहा है? तो इसका द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वेट लॉस, नर्स यहाँ पर इस नई नवेली माँ को ऐसा कौन सा एग्जाम्पल देगी जिससे उस माँ को समझ में आ जाए और उसका ऑथेंटिक रीजन क्या है उसके वजन कम होने का। चलिए जानते हैं। द बेबी इज डिहाइड्रेटेड ड्यू टू पॉलीयूरिया। बच्चे ने ज्यादा सूसू कर दी है, इसकी वजह से वो डिहाइड्रेटेड हो गया है और वजन कम हो गया है। द बेबी इज हाइपोग्लाइसेमिक ड्यू टू लैक ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की कमी की वजह से बच्चा हाइपोग्लाइसेम हो गया है, इसकी वजह से आपके बच्चे का वजन कम हो गया है। द बेबी इज एलर्जिक टू द फॉर्मूला द मदर इज गिविंग हिम। क्या इसकी वजह से द बेबी कैन लॉस अप टू 10% ऑफ वेट ड्यू टू म्यूकोनियम स्टूल, लॉस ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड एंड इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। तो दोस्तों ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। जो बेस्ट आपका जाएगा, बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर वेट लॉस, द बेबी कैन लॉस अप टू 10% ऑफ वेट लॉस। ये एक सामान्य बात है। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उस दौरान वो क्या पास करता है? म्यूकोनियम स्टूल पास करता है। लॉस ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का लॉस होता है। इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग उसकी चालू हो गई है, उसकी वजह से स्वाभाविक बात है कि 10% वजन उसका कम होगा। माता जी आपको घबराने वाली बात नहीं है, ये सभी बच्चों में होता है और कंडीशन नॉर्मल है। ये बाकी सभी कारण निरर्थक हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका बेस्ट है जिससे माता जी को आपको समझा देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला और शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो है, पढ़ते हैं और समझते हैं। द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विथ लैरिंजियल कैंसर। अब यहाँ पर एक नर्स है, काम ही हमारा नर्स है केयर करना। क्लाइंट विथ लैरिंजियल कैंसर, लैरिंग्स कैंसर की बात यहाँ पर हो रही है। विच फाइंडिंग आ सर्टेन, क्वेश्चन बन गया, इन अ हेल्थ हिस्ट्री वुड नॉट बी कॉमन फॉर दिस डायग्नोसिस। दोस्तों लैरिंजियल कैंसर के साथ में ऐसी कौन सी गलत बात है जो नॉट कॉमन, कॉमनली नहीं देखने को मिलती? बताइए। फॉल ब्रीथ, डिस्फेजिया, डायरिया और क्रोनिक हिक्कस। तो दोस्तों फॉल ब्रीथ कॉमन है, देखने को मिलेगी। डिस्फेजिया आपको क्या होना? निगल नहीं पाना, निगलने में परेशानी होना। क्या होना? प्रॉब्लम इन निगलना, निगलने में प्रॉब्लम होना। ठीक है। डायरिया क्या होगा दोस्तों? तो ये तो नहीं देखने को मिलेगा। क्रोनिक हिक्कस देखने को मिलता है। तो फॉल ब्रीथ देखने को मिलेगी, डिस्फेजिया देखने को मिलेगा, क्रोनिक हिक्कस देखने को मिलेगा। लेकिन ये डायरिया एक ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन है जो लैरिंजियल कैंसर के साथ में नहीं देखने को मिलेगी। तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा? सी। बाकी तीनों चीजें देखने को मिलती हैं। ये एनाटॉमिकली हम बात करें तो फॉल ब्रीथ माउथ से आएगी, डिस्फेजिया आपके गले में अटक गई हैं चीजें, निगल नहीं पा रहे हैं आप, इन्फेक्शन हो गया है उसकी वजह से। क्रोनिक हिक्कस वहां पर बार बार उसको हिचकियां आने वाली हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। शानदार और प्यारा शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो है दोस्तों, पढ़ते हैं और जवाब देते हैं। 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, नोट करते चलना इन चीजों को।
A removal of the left lower lobe of the lungs is performed on the client with lungs cancer. अब यहाँ पर बात चल रही है किसकी दोस्तों, क्या कर दिया है यहाँ पे डॉक्टर साहब ने, रिमूवल ऑफ लेफ्ट लोअर लोब, लंग्स के लेफ्ट लोअर लोब को निकाल दिया है। लंग्स इज परफॉर्म ऑन द क्लाइंट विद लंग्स कैंसर, क्यों निकाल दिया है, क्योंकि लंग्स कैंसर हो गया था। विच पोस्ट ऑपरेटिव, ऑपरेशन के बाद मेजर वुड यूजुअली बी इंक्लूडेड इन द प्लान, ऐसी कौन सी बात है जो हमें कॉमनली इंक्लूड उसमें करनी ही करनी है। क्या आप क्लोज चेस्ट ड्रेनेज लगाएंगे, क्या आप ट्रैकियोस्टोमी पेशेंट को करेंगे, मीडिया स्टेनल ट्यूब मरीज को लगाएंगे, परकशन करेंगे, वाइब्रेशन एंड ड्रेनेज। तो दोस्तों ये तो हम नहीं करते हैं। मीडिया स्टेनल ट्यूब मरीज को लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ट्रैकियोस्टोमी की बात नहीं चल रही है, लंग्स की बात चल रही है, तो लंग्स के बारे में ही बात करेंगे। क्लोज चेस्ट ड्रेनेज ट्यूब, तो दोस्तों ये क्या होती है, एक ट्यूब है जिसे हम क्या करेंगे, इंसर्ट कराएंगे। किसमें इंसर्ट कराएंगे, इनसाइड इन द लंग्स। क्यों, क्योंकि हमें ड्रेन को वहां पर निकालना है। ठीक है, एक पेशेंट था जिसको क्या था, लंग्स कैंसर था, उसको ये तीनों चीजें लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर परकशन करने की और वाइब्रेशन करने की अनुमति नहीं देता है। मीडिया स्टेनल ट्यूब लगाने की क्या आवश्यकता है, ट्रैकियोस्टोमी की क्यों लगाने की आवश्यकता है भाई साहब। क्लोज चेस्ट ड्रेनेज ये एक ऐसा प्रोसीजर है जो हमें आवश्यक है। आवश्यक क्यों है, क्योंकि वहां पर देखिए दोस्तों इसके लगाने का पर्पज क्या है। ट्यूब क्यों लगाएंगे, इंसर्ट करेंगे हम लंग्स में टू फैसिलिटेट ड्रेन को बाहर निकालने के लिए। जैसे कि आपके लंग्स में एयर इकट्ठा हो गई है, फ्लूइड इकट्ठा हो गया है, इसको निकालने से क्या होगा, आपके लंग्स एक्सपेंड होंगे। क्या होंगे, लंग्स एक्सपेंड होंगे, मरीज आसानी से सांस ले सकता है और नेगेटिव प्रेशर वहां पर मेंटेन रहेगा। नेगेटिव प्रेशर वहां पर मेंटेन रहेगा, इसकी वजह से मरीज भी नॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न उसके रहेंगे। नॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न मरीज में रहने वाले हैं। चलिए, तो अपनी ये कंडीशन बन गई यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। इस कारण को नोट कर लीजिए, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज क्या है, इसका पर्पज क्या है, इसके बारे में हमने जान लिया है। शानदार क्वेश्चन था दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला और शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो है, इसको हल करते हैं अपन। 6 हावर आफ्टर बर्थ, बच्चे ने जन्म ले लिया है और कितने हो गए भैया, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे को 6 घंटे हो गए, क्या खिलाएगा, इन्फेंट कहलाता है। इन्फेंट इज फाउंड टू हैव एन एरिया ऑफ स्वेलिंग ओवर द राइट पेराइटल एरिया। राइट पेराइटल एरिया में क्या आ गई भैया, स्वेलिंग आ गई है। दैट डज नॉट क्रॉस द सूचल लाइन, बात क्या कर रहा है, जो कि सूचल लाइन को क्रॉस नहीं कर रही है। तो नर्स शुड चार्ट दिस फाइंडिंग एज, बताइए क्या कंडीशन बन गई है बच्चे में। बहुत ही प्यारी सी टर्म आपकी स्क्रीन पर शो रही है। चलो मैं डायरेक्ट पटक देता हूं आंसर। दोस्तों डज नॉट क्रॉस द सूचल लाइन, इसको देख लिए, सिपेल हेमेटोमा डज नॉट क्रॉस द सूचल लाइन, डज नॉट क्रॉस द सूचल लाइन। ये सिपेल हेमेटोमा जब बनेगा, क्रॉस द सूचल लाइन, डज नॉट क्रॉस द सूचल लाइन, सूचल लाइन को क्रॉस नहीं करता है। तो आपका आंसर तो यही चला गया। मोल्डिंग क्या होती है, बच्चा जब जन्म लेता है उस दौरान बच्चे का जो हेड है उसके शेप में परिवर्तन आना, किसकी वजह से, बर्थ कैनाल प्रेशर की वजह से। बर्थ कैनाल प्रेशर जो आपको लगेगा उसकी वजह से बच्चे के हेड में मोल्डिंग देखने को मिलेगी, जो कि नॉर्मल कंडीशन है। नॉर्मल कंडीशन है, अपने आप ठीक हो जाएगी। कितना टाइम लगेगा, फ्यू डेज लग सकते हैं, फ्यू डेज टू अ वीक में सही हो जाएगा। ये नॉर्मल कंडीशन है, बर्थ कैनाल प्रेशर की वजह से बच्चे के हेड में शेप चेंज हो जाता है, नॉर्मल कंडीशन है। सबड्यूरल हेमेटोमा क्या होता है दोस्तों, ये रहा आपका ब्रेन के बाहर आउटर कवरिंग, दोनों के बीच में ब्लड कलेक्शन हो जाना, क्या कहलाता है, सबड्यूरल हेमेटोमा। ये जनरली तो नहीं दिख रहा है, ये तो यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन अब यहाँ पर हम बात करें सबड्यूरल हेमेटोमा, ये मैंने आपको बता दिया, आउटर लाइनिंग और ब्रेन के बीच में ब्लड का कलेक्शन हो। ये नॉर्मली तो हम इसको देख नहीं सकते, इसके लिए आपको क्या कराना पड़ेगा, एक्सरे या सीटी स्कैन हमें यहाँ पर करानी पड़ेगी, जब ये डॉक्टर इस कंडीशन को देख पाएगा। कैपेट सक्सेडनम याद रखना है, सी उठा लो इधर से और एस उठा लो। तो दोस्तों इससे आपको याद रखना है, ये टर्म बहुत खतरनाक है, मैं आपको बता देता हूँ। सी क्रॉस कैसे याद रखना है, क्रॉस, सी किसको इंडिकेट कर रही है, क्रॉस को, एस किसको इंडिकेट कर रहा है, सूचर लाइन को, तो सूचर लाइन। कैपेट सक्सेडेनम एक ऐसी कंडीशन
जो क्रॉस द सूचर लाइन को क्रॉस कर दे तो क्या कहलाएगी? कैपेट सक्सेडेनम। डज नॉट क्रॉस द सूचर लाइन क्या कहलाएगी? सेपेल हेमेटोमा। चलिए इसको और विस्तृत रूप से जानते हैं। आंसर आपको मिल ही गया है, आंसर रहने वाला है आपका ए। इसको हम जान लेते हैं थोड़ा विस्तृत रूप से। आपकी सारणी दे रखी है तो इसको अपन समझते हैं। कैपेट सक्सेडेनम क्या होता है और सेपेल हेमेटोमा क्या होता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो दोस्तों ये सॉफ्ट टिश्यू एडिमा होता है। सबसे पहली बात, सॉफ्ट टिश्यू एडिमा होता है। एडिमा एक्सटेंड अक्रॉस सूचर लाइन। सूचर लाइन को क्या करता है? ये अभी अपन ने लिखा क्रॉस द सूचर लाइन। ये क्या करता है? क्रॉस द सूचर लाइन। सूचर लाइन को क्या कर जाता है? क्रॉस कर जाता है। प्रेजेंट एट बर्थ, जन्म के समय उपस्थित होता है। पुअरली डिफाइंड बॉर्डर में इंक्लूडेड एकाइमोसिस डैश अपीयर विद इन 48 आवर। दोस्तों सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा वो क्या है? सबसे पहले ये डिसअपियर हो जाएगा कितने में? 48 आवर में, और ये जन्म के समय देखने को मिलता है। दूसरा क्या है? इस सूचर लाइन को क्रॉस कर जाता है। इसकी मेन जो चीज है वो है, एक तो पुअरली बॉर्डर देखने को मिलेगा, एकाइमोसिस देखने को मिलेगी। सेपेल हेमेटोमा की हम यहाँ पे बात करें तो दोस्तों ये क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ब्लड बिटवीन द पेरिओस्टियम एंड स्कल। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? पेरिओस्टियम मतलब बाहर की, और ये रहा आपका स्कल, ठीक है। इसके बीच में क्या हो गया है? ब्लड भर गया है। सूचर लाइन को इसने क्रॉस नहीं किया है, तो ये डज नॉट क्रॉस द सूचर लाइन। सेपेल हेमेटोमा सूचर लाइन को क्रॉस नहीं करता है। स्वेलिंग डज नॉट क्रॉस द सूचर लाइन। जो स्वेलिंग आई है वो सूचर लाइन को क्रॉस नहीं करेगी। नॉट यूजुअली प्रेजेंट एट बर्थ। जन्म के समय तो ये प्रेजेंट नहीं रहता। इसका कारण क्या है? यूजुअली ड्यू टू ट्रॉमेटिक बर्थ। बच्चे का जन्म हुआ, उसकी वजह से कोई ट्रॉमा हो गया है, ठीक है, पेल्विक एबनॉर्मलिटीज की वजह से, तो बच्चे में ये कंडीशन देखने को मिलेगी। इंक्रीज इन साइज ओवर फर्स्ट डे ऑफ लाइफ। बच्चे के साइज का बड़ा होना। टेक मंथ टू रिजॉल्व। इसको ठीक होने में तो कितने लगते थे? कैपेट सक्सेडेनम को 48 घंटे, इसको ठीक करने में या ठीक होने में 1 महीने तक भी लग सकता है। तो आपको ये याद रखना है। टर्म मैंने आपको बताई दी। कैपेट सक्सेडेनम, CS क्रॉस द सूचर लाइन, कैपेट कैप लाइक स्वेलिंग, ठीक है, कैप लाइक स्वेलिंग उसमें देखने को मिलती है। चलिए तो दोनों कंडीशन मैंने आपको बता दी। ये आपकी इमेज है, इमेज देख लीजिए। ये एडिमा है आपका, ठीक है, ये पेरिओस्टियम पार्ट है, और ये स्वेलिंग बहुत शानदार इसकी हो गई। कैपेट सक्सेडेनम क्रॉस सूचर लाइन को क्रॉस कर रहा है। यहाँ पर देखिए ये आपकी क्रेनियम है, और हेमोरेजिया हो गया है, पेरिस्टोसिस, ब्लड कलेक्शन हुआ है, लेकिन सूचर लाइन को क्रॉस नहीं किया है यहाँ पे। तो दोनों कंडीशन आपकी स्क्रीन पर शो है। चलिए सबड्यूरल हेमेटोमा क्या होता है? मैंने आपको अभी बताया था। ये आपका ब्रेन है और ये आपका आउटर पार्ट है। दोनों के बीच में अगर ब्लड कलेक्शन हो जाए तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? सबड्यूरल हेमेटोमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नर्स इज असिस्टिंग द रजिस्टर्ड नर्स। एक नर्स है, असिस्ट कर रही है रजिस्टर्ड नर्स को। क्या कह रही है? विथ डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन। डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन किसको देगी भैया? मरीज को ही देगी। एन इम्प्लांटेबल डिफिब्रिलेटर, इंपोर्टेंट वर्ड है, एन इम्प्लांटेबल डिफिब्रिलेटर एक मरीज को लगा हुआ है। व्हाट डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन द इज एसेंशियल, इस वाले मरीज के साथ में। पहली बात तो इसको जान लो होता क्या है? इम्प्लांटेबल डिफिब्रिलेटर। दोस्तों मरीज रहेगा कायगा सीवियर हार्ट फेलियर, सीवियर हार्ट फेलियर वाला मरीज, या मरीज की हार्ट की मसल्स ने काम करना बंद कर दिया है, कार्डियक मायोपैथी वाले मरीज में हार्ट की एक्टिविटी, किसकी? हार्ट की एक्टिविटी जानने के लिए हम क्या लगाएंगे? हार्ट की एक्टिविटी जानने के लिए इम्प्लांटेबल डिफिब्रिलेटर हम लगाएंगे। इसका एक कंडीशन तो क्या हुई? हार्ट की एक्टिविटी को बताता है। दूसरा ये क्या करेगा? वहां पर एबनॉर्मल आपकी टेकीकार्डिया की कंडीशन बन गई है। क्या? टेकीकार्डिया की एबनॉर्मल कंडीशन बन गई है, डिफिब्रिलेशन वहां पर देखने को मिल रहा है। तो इस एबनॉर्मल कंडीशन को क्या करता है? ये ठीक करने का कार्य करता है। कौन? आपका इम्प्लांटेबल डिफिब्रिलेटर। ये क्या करेगा? दोनों एबनॉर्मल कंडीशन को क्या कर देगा? सही कर देगा। क्या कर देगा? सही कर देगा। इनको टेकीकार्डिया मतलब पल्स रेट ओवर नहीं होंगी, आपकी डिफिब्रिलेटर कंडीशन वहां पे बन गई है, उसको भी ये रोक कर रखेगा और हार्ट की एक्टिविटी के बारे में बताता रहेगा। सीवियर हार्ट फेलियर वाले मरीज और कार्डियक मायोपैथी वाले मरीज में हम इसको जनरली यूज करते हैं। अब क्या इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत पड़ गई है? व्हाट डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन इज एसेंशियल।
इस मशीन के साथ में उस पेशेंट को क्या आवश्यकता है बताने की। बताइए दोस्तों, यू कैन नॉट ईट फूड प्रिपेयर इन माइक्रोवेव। तो दोस्तों ईट प्रिपेयर मना क्यों कर रहा है भैया, इसको तो प्रिपेयर कर सकता है, वो मना नहीं करना है। यू शुड अवॉइड मूविंग द शोल्डर ऑन द साइड ऑफ द पेस मेकर साइड ऑफ 6 वीक। 6 वीक तक आपको अवॉइड करना है? नहीं भैया, अवॉइड नहीं करना है, ये गलत बात है। बिल्कुल शोल्डर को मूव वो कर सकता है, तो ये भी गलत बात है, ये भी गलत बात है, ऐसा नहीं कहना है मरीज को। यू शुड यूज योर सेल फोन योर राइट साइड। इसके ऊपर अपन आते हैं, यू विल नॉट बी एबल टू, नॉट वाली बात आ गई, एबल टू फ्लाई ऑन कॉमर्शियल एयरलाइनर विथ डिफिब्रिलेटर इन द प्लेस। जब आपको इम्प्लांटेबल डिफिब्रिलेटर लगा है तो आपको कॉमर्शियल एयरलाइन में आपको सवारी नहीं करनी है, जाना नहीं है, तो इसके लिए तो हम मना नहीं करते, बिल्कुल जा सकता है। ये भी गलत बात कह दी, यू शुड यूज योर सेल फोन योर राइट साइड। ये बात अभी तक थोड़ी सही लगी है, ये कर सकता है, ये कर सकता है, ये कर सकता है, लेकिन तीनों में नहीं करने की बात कर रहा है वो, तो इसलिए अपन इधर चलते हैं, यू शुड यूज योर सेल फोन ऑन योर राइट साइड। ये बात तो उसने सही कही कि आपके सेल फोन को राइट साइड यूज कीजिए। अब यहाँ पर लेफ्ट क्यों नहीं आया भैया? लेफ्ट कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है, इसे हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों जो भी बैटरी के बने उपकरण होते हैं, बैटरी के बने उपकरण होते हैं जिसके अंदर बैटरी लगी हुई है, बैटरी के बने उपकरण हैं, ठीक है, बैटरी के बने उपकरण है, राइटिंग थोड़ी खराब है समझ लेना। बैटरी के जितने भी बने उपकरण हैं उनको इम्प्लांटेबल डिफिब्रिलेटर जब आपको लगा हुआ है उस दौरान कभी भी जो लेफ्ट साइड में लगा है उस दौरान बैटरी वाली चीजों को हम उस साइड यूज नहीं करेंगे। तो सेल फोन में बैटरी लगी रहती है तो उसको हमेशा क्या कहेंगे, राइट वाली साइड से